सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। आज हम जेट का सन 2004 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सकें। अगर स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर आगे क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, इसीलिए लिंक को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अब से समय यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। रोज़ाना शाम को 5 बजे जेट का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। आपके जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टा है, जहाँ पर सब जगह शेयर कर दीजिए कि वहाँ पर इंपीरियल एग्रो क्लासेस नाम का एक चैनल है, वहाँ पर जेट के, आईसीआर के, बीएचयू के पुराने पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। सभी को गुड इवनिंग। जो गुड इवनिंग बोल रहे हैं उन सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जो स्टूडेंट नए आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी पुराने पेपर के सॉल्यूशन क्लासेस हों वो आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2004 का जो पेपर आया था उसमें जो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट था उसका आज सॉल्व करेंगे। कल हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजी वाला, फिर परसों उसके बाद में केमिस्ट्री, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी एग्रीकल्चर का हम सॉल्व करते हैं। तो एग्रीकल्चर में देखिए क्या है, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए लैटिन है, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी स्पेनिश। बताइए जल्दी से, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? ए, बी, सी या डी? एक जानकारी और दे दूं, जो स्टूडेंट जेट की तैयारी या आईसीआर, बीएचयू किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए ये पेपर ज़रूरी है, उन सब के लिए। तो चाहे आप कोई सा भी एंट्रेंस टेस्ट दोगे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर आपसे पूछी जाएगी। और सभी जो स्टेट हैं उनकी एग्रीकल्चर लगभग सेम ही है, लगभग क्या, लगभग 90% सेम है। सिर्फ थोड़ा सा डाटा चेंज होता है, वो डाटा सबके अलग अलग होते हैं। तो एग्रीकल्चर शब्द जैसे राजस्थान का जो है वही भारत का रहेगा, वही मध्य प्रदेश का, वही उत्तर प्रदेश का रहेगा। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी तैयारी कर रहे हो आप। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द है, बिल्कुल सही जवाब है। जिसने जवाब पहला दिया है लैटिन, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए आप इसको कैसे पहचानोगे। जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा हो वो सारे लैटिन शब्द होते हैं, और जिन शब्द के पीछे नोमी या लॉजी लगा हो वो सारे शब्द ग्रीक होते हैं। तो इस प्रकार से आप उसको सही आंसर को पकड़ सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राजस्थान में शुद्ध फसल क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र पूछा है। यानी कि जो शुद्ध फसल है, फसल क्षेत्रफल है, उसमें से कितनी क्षेत्रफल पर बोई गई फसल सिंचित है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, 20%, 25%, 30% या 35%। ये राजस्थान का डाटा है, ध्यान रखें। एक आध क्वेश्चन ही आएंगे इसमें से, बाकी ज़्यादा नहीं आएंगे। शुद्ध फसल में से सिंचित कितनी थी, बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन चौथा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान में शुद्ध फसल क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल है वो 35% है। अगला सवाल है, देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज होता है, या प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम कौन सा बीज तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए मूल केंद्रक बीज, या इसको केंद्रक बीज भी बोलते हैं, इसको मातृ बीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 नाम हैं, मूल केंद्रक बीज, केंद्रक बीज या मातृ बीज। दूसरा प्रमाणित बीज, तीसरा आधार बीज और चौथा है पंजीकृत बीज। बताइए जल्दी से, 1, 2, 3 या 4? मिसप्रिंट है यहाँ पर, 4 की जगह 2 आएगा, ध्यान रखना। तो केंद्रक बीज, प्रमाणित बीज, आधार बीज या पंजीकृत बीज। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन पहला, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम बीज तैयार किया जाता है वो बीज होता है मूल केंद्रक बीज, मातृ बीज, या इसको हम केंद्रक बीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सा बीज का प्रचलन नहीं है, तो भारत में पंजीकृत जो बीज होते हैं, ये देखिए पंजीकृत जो बीज होते हैं इसका प्रचलन भारत में बिल्कुल नहीं है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमाणित बीज के थैले का रंग कौन सा होता है, तो प्रमाणित बीज के थैले का रंग, जो प्रमाणित बीज का जो थैला होता है उसका रंग नीला होता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि आधार बीज के थैले का रंग कैसा होता है, या आधार बीज पर जो टैग लगा होता है उसके टैग का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है सफ़ेद। तो देखिए ये सफ़ेद कलर है, तो आधार बीज ध्यान रखना, और प्रमाणित बीज देखिए नीले कलर में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमाणित बीज किस बीज से तैयार किया जाता है, तो प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है आधार बीज से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधार बीज से कौन सा बीज तैयार किया जाता है,
तो आंसर होगा प्रमाणित बीज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसानों को हम कौन सा बीज वितरित करते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रमाणित बीज। तो एक सवाल में मैंने 5 बता दिए, 5 और आ रहे हैं अभी मेरे को, लेकिन मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। अगला सवाल है मेरा, राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? तो एरिडोसोल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे प्रमुख जो मृदा है वो एरिडोसोल्स है। देख लीजिए, राजस्थान में जो सबसे प्रमुख मृदा होती है वो एरिडोसोल्स होती है, ध्यान रखना, एरिडोसोल्स। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत है, बताइए जल्दी से। सिंचाई राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है? जलाशय से, नहरों से, कुओं से या ट्यूबवेल से? ट्यूबवेल जानते हो आप सब लोग, जिसको बोरवेल या बोरिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत बताना है आपको, कौन सा होगा? जिसने जवाब दिया है कुएं, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है? कुओं से की जाती है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्म है? जो स्टूडेंट अभी जस्ट जुड़े हैं, नए आए हैं, उनको बता दूं मैं कि जेट का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है सन 2004 का। सन 2004 का जेट का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो नेक्स्ट आपको मैं पेपर सॉल्व करवाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्म है? ऑप्शन T0, T36, T27 या T151। तो देखिए, अब यहाँ पर जो किस्म होगी वो किस्म तो होगी T9। कौन सी होगी? T9। लेकिन यहाँ पर 9 की जगह क्या हो गया है? 0 हो गया है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो तारामीरा की किस्म है वो कौन सी होगी? T9। ये 0 नहीं है, 9 है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, T9 जो किस्म है वो किसकी है? T9 किस्म है तारामीरा की। तारामीरा भी की स्पेलिंग अगर लिखोगे आप तो T से स्टार्ट होगी, इसलिए T से को रिलेट करके याद रख सकते हो। अगला सवाल है, देखिए, राजस्थान के किस जिले में चुकंदर की खेती मुख्यतः होती है? ये इस प्रकार के, मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं जो सवाल देता हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था आपको कल की क्लास में या परसों की क्लास में कि चुकंदर की खेती वाला सवाल। तो राजस्थान में किस जिले में चुकंदर की खेती मुख्यतः होती है, बताइए जल्दी से। जयपुर, श्री गंगानगर, भरतपुर या सवाई माधोपुर? सवाल मैं बता चुका हूं पहले ही आपको पुरानी क्लासों में। जयपुर, श्री गंगानगर, भरतपुर या सवाई माधोपुर? जिसने श्री गंगानगर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में जो सर्वाधिक चुकंदर की खेती होती है वो कहाँ पर होती है? श्री गंगानगर में होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना भी श्री गंगानगर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक चीनी बनाने का कारखाना या फैक्ट्रिया कहाँ पर है, तो भी वो गंगानगर में है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चुकंदर किसका सूचक पौधा है, तो चुकंदर सोडियम का सूचक पौधा है। सोडियम की कमी जब खेत में हो जाती है तो किसकी कमी को दर्शाता है? चुकंदर सोडियम की कमी को दर्शाता है या शो करता है। ठीक है। और चुकंदर में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। देखिए, एक सवाल में 5-5 सवाल बता रहा हूँ। अगला सवाल है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। बाजरा की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है, बताइए जल्दी से। बाजरा की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान है। ऑप्शन ए 13 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑप्शन डी है हमारा 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए जल्दी से, 13 से 20 डिग्री, 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बाजरा की वृद्धि दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जिसने लास्ट ऑप्शन दिया है ऑप्शन 4 वाला या ऑप्शन 4, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल सही जवाब है। 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान होता है तो बाजरे की वृद्धि क्या होती है? उपयुक्त मानी जाती है। और बाजरा एक सूखा सहनशील फसल भी है। अगला सवाल है हमारा, देखो क्या है। विश्व में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपका फंडा क्लियर करूंगा मैं कैसे। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, बताना है आपको। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। यहाँ पर 3 आएगा, कुछ मिसप्रिंटिंग हो जाती है जल्दी जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन आप जानते हो, ऑप्शन 4 होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है। जिसने पहला जवाब दिया है गलत जवाब है आपका, पहला स्थान नहीं है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। ध्यान रखना, भारत का कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। और भारत में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है चावल। गेहूं भारत का स्थायी भोजन नहीं है, भारत का स्थायी भोजन चावल है।
और जो विश्व का स्थायी भोजन है, विश्व में जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो क्या खाया जाता है? गेहूँ खाया जाता है। विश्व का स्थायी भोजन गेहूँ और भारत का स्थायी भोजन क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, लाल विग्रहण रोग जिसको रेड रोट के नाम से भी जानते हैं, किस फसल की मुख्य बीमारी है? ये सवाल भी मैंने आपको करवाया है लाइव टेस्ट सीरीज में, ये सवाल भी मैंने आपको करवाया है, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ जो या तो पुराने पेपर में आए हुए होते हैं या फिर इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर पेपर में आने लायक होते हैं। कचरा पड़ाने का काम यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो लाल विग्रहण रोग किस फसल की मुख्य बीमारी है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए चना की, ऑप्शन बी गेहूं की, ऑप्शन सी चुकंदर की और ऑप्शन डी गन्ना की। बताइए जल्दी से। लाल विग्रहण रोग रेड रोट किस फसल की मुख्य बीमारी है? चना, गेहूं, चुकंदर या गन्ना? जिसने गन्ना जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। सेकेरम ऑफिसिनेल गन्ने का वैज्ञानिक नाम है। और गन्ना में क्या होता है? लाल विग्लन या रेड रोट हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए जैसे ये गन्ना है, यहाँ पर गन्ना उगा हुआ होता है तो उसमें लाल लाल धारियाँ बन जाती है, लाल लाल धारियाँ बन जाती है और वो धारियाँ ही कौन सा रोग कहलाएगी? लाल विग्लन रोग कहलाएगी। और गन्ना कब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है आप जानते हो? गन्ना गंगानगर में होता है। अगला सवाल है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पौधों के लिए निम्न में से गंधक का साधन है। गंधक जानते हो आप, गंधक में सल्फर पाया जाता है। तो गंधक का साधन है, पूछा है ऑप्शन ए सिंगल सुपर फास्फेट, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी गंधक तत्व और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इतना मतलब शानदार तरीके से इस सवाल को पूछा गया है कि थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप इसका सही जवाब दे सकते हो। क्या है जवाब? सवाल क्या है? पौधों के लिए निम्न में से गंधक का साधन है। अब गंधक देनी है तो क्या क्या देंगे हम? सिंगल सुपर फास्फेट या जिप्सम या गंधक तत्व या उपरोक्त सभी। तो जिसने डी जवाब दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? जिप्सम और सल्फर दोनों ही पाया जाता है। जिप्सम तो क्या होगा? जिप्सम पाया जाता है और उसी के अंदर सल्फर पाया जाता है। सल्फर और गंधक तत्व दोनों ही मिलते जुलते तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि सिंगल सुपर फास्फेट, जिप्सम और गंधक तत्व तीनों एक ही चीज़ है और तीनों में क्या होता है? गंधक तत्व होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, देखिए हमारा क्या है, तंबाकू की फसल में कौन सा पोटाश युक्त उर्वरक प्रमुख रूप से प्रयोग में लिया जाता है? क्योंकि तंबाकू में एक प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरे जो हम पोटाश युक्त उर्वरक डालते हैं तो उससे वो क्या हो जाता है? केमिकल, हार्मफुल केमिकल बन जाते हैं। इसलिए हम उसमें एक बेसिक पर्टिकुलर पोटाश युक्त उर्वरक ही डालते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट जिसको KNO3 बोलते हैं, ऑप्शन बी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड KCl या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, 1, 2, 3 या 4। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब दीजिए। तंबाकू की फसल में कौन सा पोटाश युक्त उर्वरक काम में लेंगे? जिसने पोटेशियम सल्फेट जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। तो पोटेशियम सल्फेट होता है वो क्या होता है? वो तंबाकू की फसल का मुख्य रूप से उर्वरक होता है, पोटाश युक्त उर्वरक होता है। अब इससे जुड़ी एक जानकारी और दे देता हूँ। देखो तंबाकू से जुड़ी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तंबाकू की फसल में नशीला पदार्थ कौन सा होता है, तो आप सब लोग जानते हो कि तंबाकू की फसल में नशीला पदार्थ होता है निकोटीन। लेकिन अब आपसे सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, अब आपसे वो सवाल पूछेगा मोस्टली जो BHU और जो ICR की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर ये सवाल पूछा गया, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अगर आपसे पूछ ले कि तंबाकू में या तंबाकू के पौधे में निकोटीन कहाँ पर बनता है, तो बनता कहाँ पर है? जड़ों के अंदर बनता है। ध्यान रखना, जड़ों के अंदर वो बनता है। और पूछ ले कि कहाँ पर स्टोर होता है, तो स्टोर कहाँ पर होता है? पत्तियों के अंदर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताई है मैंने आपको। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो इस बात पर बनता है। तो लाइक कर दीजिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत या एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है? वापस से देखिए सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत या एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है? तो इस सवाल में इसने ये पूछा है कि कौन सा पोषक तत्व पौधों को ऊर्जा प्रदान करवाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा फास्फोरस, ऑप्शन बी है हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हमारा पोटाश और ऑप्शन डी है हमारा गंधक। अब बताइए फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश या गंधक, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा?
जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है फास्फोरस, बिल्कुल सही जवाब है। फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस पौधों को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य फास्फोरस करता है। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि करता है। पौधों की वृद्धि को बढ़ाने का काम या हरित भागों में वृद्धि करने का काम क्या करता है? नाइट्रोजन करता है। अगर पोटास पूछ ले तो पोटास किसी भी पौधे में उसके लगने वाले फलों की गुणवत्ता को और रोगों को दूर करने का कार्य करता है। फलों की गुणवत्ता या गुणवत्ता रोधी तत्व पूछ ले आपसे कौन सा है, तो गुणवत्ता बढ़ाने वाला तत्व पोटाश होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला तत्व पोटाश होता है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? रबी जानते हो आप, रबी का मौसम क्या होता है? सर्दियों का मौसम होता है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी तिल और ऑप्शन डी जौ। इसमें थोड़े से प्रॉब्लम हो गई है ऑप्शन में। अब आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे तो बताइए जल्दी से। देखो, जो रबी की फसल है वो गेहूं भी है और जौ भी है। गेहूं और जौ दोनों ही रबी की फसल है। यहाँ पर जौ की जगह कुछ और था, गलती से जो मिस्टेक से खरीफ की जगह जो हो गया यहाँ पर प्रिंट। तो इस तीसरे ऑप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो जो रबी की फसल होगी वो कौन सी होगी? गेहूं होगी। और जो भी रबी की फसल है, और तिल और सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सवाल से मतलब है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी गंधक। बताइए जल्दी से, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? हाइड्रोजन, जस्ता, मैग्नीशियम या गंधक? सूक्ष्म पोषक तत्व बताना है आपको। जिसने ऑप्शन जस्ता जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो जस्ता होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जस्ता सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगर आपसे अति सूक्ष्म पोषक तत्व या अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछ लिया जाए तो उसका जवाब होगा मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम नाम का एक पोषक तत्व होता है, उसकी पौधों को सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर आप पौधों को सूंघा भी दोगे तो काम हो जाएगा पौधे का। सूंघाने से मतलब पौधे सूंघते तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है हमारा, डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 24% और ऑप्शन डी 46%। डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 12%, 18%, 24% या 46%। बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है 46 गलत जवाब है, जिसने जवाब दिया है 18% सही जवाब है। जो डीएपी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फास्फेट। क्या होती है? डाई अमोनियम फास्फेट होती है। और इसमें दो प्रकार के उर्वरक पाए जाते हैं, एक तो नाइट्रोजन और एक फॉस्फोरस। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो 18% होता है और जो फॉस्फोरस होता है वो कितने परसेंट होता है? 46% होता है। फॉस्फोरस 46% पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर वहाँ पर ऐसे भी सवाल पूछ सकता है आपसे। देखिए, ध्यान से देखिए एक बार वापस से। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, निम्न में से या डीएपी में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए पे देगा वो 18% नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पे देगा वो 46% फॉस्फोरस, ऑप्शन सी में देगा वो आपको ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में देगा वो आपको कोई नहीं। तो इस प्रकार का सवाल देगा तो उस समय आपका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, ए व बी दोनों। ए 18% नाइट्रोजन और बी 46% फास्फोरस। इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे बच्चों, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास को अटेंड करना और मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है। और जो हमारी पेपर की आपकी हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जो हमारा मेथड है वो कैसा लगता है आपको, ये भी बताना है आपको कि हम इस तरीके से जो हम पेपर अलग से क्वेश्चन टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद में हमारा सफ़ेद ये वाइट बोर्ड होता है, फिर ब्लू कलर के इसमें वर्ड्स होते हैं, ये कैसा लगता है आपको? ये इसको और चेंज किया जाए, कलर कुछ चेंज किया जाए, ऐसा भी करना है तो बताइए हमें। तो ये इंटरफेस कैसा लगता है आपको, ज़रूर बताना हमें, या इसमें कुछ और बदलाव किए जाएं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी अवस्था जलीय अपर्दन का रूप नहीं है? अब देखो यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, यहाँ पर जो मेथड्स होते हैं अपर्दन के, अपर्दन का मतलब होता है मृदा का क्षरण। मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है, मृदा कटाव कहलाता है, या मृदा अपर्दन कहलाता है। तो अब इसमें सवाल पूछा है
कि कौन सी अवस्था जलीय अपर्दन का रूप नहीं है। तो देखो गलीय अपर्दन में क्या होता है, पानी का बहाव आता है और वो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है और वहां पर क्या बन जाती है, गली या नाली बन जाती है। पृष्ठ अपर्दन में क्या होता है, पानी परत के रूप में बहकर आता है और परत के रूप में ऊपर के कणों को हटा देता है। रील अपर्दन में क्या होता है कि एक निश्चित जो जल क्षेत्र होता है या गड्ढा हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, गड्ढा जब धीरे धीरे वहां से पानी रिसता है तो छोटी छोटी नालियों के रूप में क्या कर देता है, कणों को ले जाता है। लेकिन उच्छलन का मतलब होता है उछलना। उछलने में क्या होता है, जब वायु तेज गति से चलती है तो वो मृदा कणों को उछालती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो जो उच्छलन प्रोसेस क्या है, जलीय अपर्दन का रूप नहीं है। तो ध्यान रखना, उच्छलन की एक और क्रिया होती है निलंबन के साथ एक क्रिया और होती है सतह सर्पण। तो ये जो तीनों फॉर्मेट है, उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण, ये तीनों किसमें होंगे, ये वायु द्वारा होने वाले अपर्दन है। और गली अपर्दन, पृष्ठ अपर्दन और रील अपर्दन किससे होंगे, ये तीनों ही जलीय अपर्दन के रूप हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे आपसे वहां पर। अगला सवाल है हमारा, देखो क्या है, वर्ष 2003 2 और 3 की राष्ट्रीय कृषि आय पूछी, सवाल आया हुआ था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। लेकिन ये इस प्रकार के सवाल अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि 2002 या 3 का जो डाटा पूछा था वो आपके काम का किसी काम का नहीं है। अब आपसे जो डाटा पूछेगा 2019 का पूछेगा, क्योंकि 20 में आप एग्जाम दोगे तो 2019 का वो डाटा आपसे पूछेगा, ठीक है। और अभी हाल ही में कल ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। नए गवर्नमेंट आई है, उन्होंने नए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लॉन्च किए हैं। तो उसके बारे में एक अलग से क्लास लगाएंगे हम, आपको ये भी बताएंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, उसमें क्या होता है, सारी जानकारी बताएंगे आपको, ठीक है। तब तक आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगर आप जवाब चाहते हो तो जो इसका जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो जवाब होगा वो वैसे तो 25% होगा, लेकिन आपको याद नहीं करना क्योंकि किसी काम का नहीं है ये डाटा, पेपर में आया हुआ था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है, निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है। ऑप्शन ए यूरिया, बी सिंगल सुपर फास्फेट और ऑप्शन डी म्यूरेट ऑफ पोटाश और ऑप्शन डी इफको सेकंड। बताइए जल्दी से, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश या इफको सेकंड, कौन सा होगा, कौन सा जटिल उर्वरक होगा। देखो यूरिया क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन, सिंगल सुपर फास्फेट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोटाश है। लेकिन जो इफको सेकंड होता है, इफको सेकंड में 2 से 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, 2 से 3 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जटिल उर्वरक की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखना, जटिल उर्वरक की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 2 से 3 प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान को कितने कृषि सस्य जलवायु खंडों में बांटा है। राजस्थान को कितने कृषि सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। बताइए जल्दी से, 5, 7, 10 या 12, राजस्थान को कितने कृषि सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है, 5, 7, 10 या 12। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही जवाब है, तीसरा जवाब है 10। राजस्थान को कितने कृषि सस्य जलवायु खंडों में बांटा है, राजस्थान को 10 कृषि सस्य जलवायु खंडों में बांटा है। ध्यान रखना, 10 कृषि सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है, इस चीज का ध्यान रखिए आप। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा होती है। जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, सूखे क्षेत्र जहां पर बरसात कम होती है, वहां पर जो वार्षिक वर्षा होती है उसका औसत पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए 500 मिलीमीटर से कम, ऑप्शन बी 3000 मिलीमीटर से कम, ऑप्शन सी 750 मिलीमीटर से कम और ऑप्शन डी 1250 मिलीमीटर से कम। तो बताइए जल्दी से, शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। और राजस्थान तो देखो विशेष तौर से राजस्थान तो क्या है, शुष्क क्षेत्र है, राजस्थान का लगभग 60% एरिया। तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा और बार बार रिपीटेड सवाल है ये, तो ये आ सकता है, क्योंकि ये जब सुपरवाइजर में आ सकता है, AA में आ सकता है, तो आपके जेट में तो ये आ ही सकता है। तो ध्यान से इसका जवाब देना है आपको। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है 500 मिलीमीटर से कम, बिल्कुल सही जवाब है। शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा होती है लगभग 500 मिलीमीटर से कम। तो ध्यान रखना इस चीज का, 500 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला सवाल है हमारा, गोबर की खाद है। गोबर की खाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं FYM। क्या बोलते हैं, FYM बोलते हैं, या फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से भी जानी जाती है, फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से भी जानी जाती है।
तो गोबर की खाद है ऑप्शन ए संकेंद्रित कार्बनिक खाद, ऑप्शन बी स्थूल कार्बनिक खाद, ऑप्शन सी कार्बनिक उर्वरक और ऑप्शन डी गली अपर्दन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। गली अपर्दन का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, कार्बनिक, स्थूल या संकेंद्रित कार्बनिक। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है स्थूल कार्बनिक खाद बिल्कुल सही जवाब है। जो गोबर की खाद होती है वो स्थूल कार्बनिक खाद के नाम से जानी जाती है, स्थूल कार्बनिक खाद के नाम से जानी जाती हैं। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, जितनी भी खादें हैं कौन सी होगी, सारी स्थूल कार्बनिक खादें होगी। और सरसों की खली, महुआ की खली या फिर आप नीम की खली या कपास की खली जो भी कह लो, वो सारी जो खलियाँ होंगी वो कौन सी होंगी, सारी खलियाँ होंगी वो सांद्र कार्बनिक खादें होंगी। जितने भी प्रकार की खलियाँ हैं, खलियाँ सारी क्या होगी, सांद्र कार्बनिक खादें होंगी। और गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, FYM सब होंगी स्थूल कार्बनिक खादें। ठीक है। राजस्थान में लवणीय क्षारीय भूमि का लगभग क्षेत्रफल है। क्या सवाल पूछा है, राजस्थान में लवणीय क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल पूछा है। ऑप्शन ए 7 लाख, ऑप्शन बी 8.5 लाख, ऑप्शन सी 40 लाख और ऑप्शन डी 55 लाख। बताइए जल्दी से, राजस्थान में लवणीय व क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल कभी चेंज नहीं होता है। बताइए जल्दी से, 7, 8, 40 या 55। जिसने ए ऑप्शन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान में लवणीय और क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल है वो 7 लाख प्रति हेक्टर है, 7 लाख हेक्टर वर्ग मीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, लवणीय और क्षारीय भूमि कितनी है राजस्थान में, 7 लाख वर्ग मीटर में। अगला सवाल है हमारा, देखो उकठा रोग जिसको हम बोलते हैं विल्ट, इंग्लिश में हम विल्ट के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। उकठा रोग किसके द्वारा फैलता है बताना है आपको। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी विषाणु या वायरस, ऑप्शन सी फफूंद द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, उकठा रोग किसके द्वारा फैलता है। जिसने फफूंद जवाब दिया है ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। जो उकठा रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है, फफूंद के द्वारा फैलता है। फफूंद इसको फैलाती है। फफूंद हम कहते हैं, फफूंद को फंगस या फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है एंडोल ब्यूटारिक अम्ल, जिसको हम IBA भी बोलते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि निम्न में से IBA की फुल फॉर्म होगी। तो IBA की फुल फॉर्म क्या होगी, एंडोल ब्यूटारिक एसिड। किस तरह का हार्मोन है। ऑप्शन ए तना बढ़ाने वाला, ऑप्शन बी जड़ निकालने में सहायक, ऑप्शन सी पौधों की वृद्धि रोकने वाला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से, तना बढ़ाने वाला, जड़ निकालने में सहायक, पौधों की वृद्धि रोकने वाला या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा इसका जवाब। जिसने जवाब बी वाला दिया है जड़ निकालने में सहायक, बिल्कुल सही जवाब है। जो एंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है वो क्या होता है, एंडोल ब्यूटारिक एसिड जड़ें निकालने में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, जड़ें निकालने में सहायक हार्मोन है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से जेली का प्रमुख घटक कौन सा है। जेली का प्रमुख घटक यानी कि जिसके बिना जेली बनना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जेली का सवाल पूछेगा तो वो आपसे दो ही चीज़ पूछेगा, एक तो पूछेगा जेली में पेक्टिन और दूसरे पूछेगा कि जेली कितने वृक्ष पर बनती है या जेली का संगठन। तो यहाँ पर जेली का आपको प्रमुख घटक बताना है, शर्करा, पेक्टिन, नींबू का सत्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसने ऑप्शन बी वाला जवाब दिया है पेक्टिन, बिल्कुल सही जवाब है। पेक्टिन क्या होता है, पेक्टिन मुख्य रूप से किसी भी फल में पाया जाने वाला वह तत्व होता है जो उसको फल के रस को जमाने में सहायक होता है। तो पेक्टिन क्या करता है, जेली बनाने के लिए पेक्टिन वाले फल होने चाहिए और सबसे अच्छा पेक्टिन का स्रोत है अमरूद। तो पूछ ले आपसे कि सबसे अच्छी जेली किसकी बनाई जाती है, तो अमरूद की बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा बच्चों इस चीज़ का। सारे बच्चे अच्छे हैं, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक आपको शुभकामनाएं, अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूं कि आप सबका सिलेक्शन होगा, अच्छी जगह पर होगा, जहां पर आप चाहते हो वहां होगा। मैंगो मोल फॉर्मेशन देखिए क्या है, मैंगो मोल फॉर्मेशन निम्न में से क्या है। एक प्रकार की वृद्धि है, एक प्रकार का कीड़ा है, एक प्रकार की क्रियात्मक व्याधि है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताइए जल्दी से, मैंगो मोल फॉर्मेशन क्या है, वृद्धि है, कीड़ा है, व्याधि है या कोई नहीं। मैंगो मोल फॉर्मेशन, जिसने दिया है जवाब क्रियात्मक व्याधि, बिल्कुल सही जवाब है क्रियात्मक व्याधि। अब देखो मैं
एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फसलों को या पौधों को हानि 3 प्रकार से होती है। कैसे कैसे होती है? देखो, एक तो या तो उस फसल में कोई रोग लग जाए, दूसरा उस फसल में कोई कीड़ा लग जाए, या फिर तीसरा होता है क्रियात्मक व्याधि। क्रियात्मक व्याधि कैसे उत्पन्न होती है? जब उस पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उस समय क्या हो जाता है, या फिर उस समय पौधे में पोषक तत्व की कमी भी नहीं हुई तो कोई वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों की जगह प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती है, तो उस समय क्या हो जाता है, क्रियात्मक व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अब क्रियात्मक व्याधि क्या होगा? जैसे अनार की बात करें तो अनार में क्रियात्मक व्याधि है फलों का फटना। टमाटर में क्रियात्मक व्याधि है फलों का फटना। किसके कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण होता है। जैसे ही पौधे में बोरोन की कमी हुई, फल क्या होंगे? फटना चालू हो जाएंगे। तो ये क्रियात्मक व्याधि होती है पोषक तत्वों की कमी के कारण या फिर वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण। प्रतिकूल परिस्थितियां क्या होगी? जैसे किसी फल को आवश्यकता है कम तापमान की, तो अधिक तापमान हो गया तो फसल पर क्या हो जाएगा? फसल पर क्रियात्मक व्याधि हो जाएगी। या किसी को अधिक तापमान की आवश्यकता है और कम हो जाएगा तो भी फसल पर क्या हो जाएगी? क्रियात्मक व्याधि हो जाएगी। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे हम, ताकि आपको वहाँ पर कोई समस्या नहीं हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो जेट के स्टूडेंट हैं वो 40 में से कम 38 सवाल बिल्कुल सही करें जेट के मेन एग्जाम में, और जो बीएचयू के स्टूडेंट हैं वो 50 में से कम से भी कम 47 यानी कि 47 क्वेश्चन बिल्कुल सही करें। तब मुझे खुशी होगी कि हाँ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का कुछ काम आया। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, और मुझे उम्मीद है इस प्रकार से आप तैयारी करते रहे तो आपको जरूर से आप सिलेक्शन होगा। अगला सवाल है, जालोर बेदाना किस्म निम्न में से किस फलदार की है? बताइए जल्दी से। जालोर बेदाना यानी जालोर सीडलेस भी इसको बोल सकते हैं हम। जालोर सीडलेस भी इसको बोल सकते हैं। किसकी किस्म है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी बेर, ऑप्शन सी अनार और ऑप्शन डी आंवला। बताइए जल्दी से, जालोर सीडलेस किसकी किस्म है? जालोर सीडलेस किसकी किस्म है? जिसने जवाब दिया है अनार बिल्कुल सही जवाब है। जो जालोर सीडलेस किस्म है वो अनार की किस्म है। और अनार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? जालोर के अंदर होता है। जालोर के अंदर अनार होता है सबसे ज़्यादा। जालोर हमारे राजस्थान की एक जगह है, जिला है। ठीक है, और अनार के बारे में अभी बताया था मैंने, फल जो फट जाते हैं वो क्रियात्मक व्याधि होती है बोरोन की कमी से। ध्यान रखना इस चीज़ का। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा बेर का प्रमुख कीट है? बताइए जल्दी से। बेर का कीट पूछा है यहाँ पर, कौन सा है बेर का प्रमुख कीट? बार बार सवाल पूछा जाता है और इस बार सुपरवाइजर में भी पूछा गया था। ऑप्शन ए एफिड, ऑप्शन बी फल मक्खी, ऑप्शन सी मोलिया और ऑप्शन डी चेपा। बताइए जल्दी से, बेर का प्रमुख कीट कौन सा होगा? बेर का कीट कौन सा होगा? जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है फल मक्खी, बिल्कुल सही जवाब है। जो बेर का सबसे हानिकारक कीट है वो क्या है? बेर का सबसे हानिकारक कीट फल मक्खी कहलाता है, और फल मक्खी बहुत ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जो सेब है या गरीब का सेब या राजस्थान का सेब किसको कहते हैं, तो बेर की फसल को राजस्थान का सेब या गरीब का सेब के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होता है। तो बेर को आप छोटा मोटा मत समझिए, ये बहुत ही पौष्टिक होता है। और जो सूखे हुए बेर होते हैं, जो सुखाए जाते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं स्वाद में। अगला सवाल है, शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई को बोलते हैं, कटाई छटाई को बोलते हैं प्रूनिंग। ठीक है, कटाई छटाई को प्रूनिंग बोलते हैं। तो वहाँ पर प्रूनिंग हिंदी में भी लिखा आ सकता है, तो आप भूल मत जाना, कटाई छटाई प्रूनिंग एक ही बात है। तो शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई छटाई किस महीने में करनी चाहिए? फिर यह भी बताऊंगा कि कटाई छटाई क्यों कर रहे हैं, जब हम पेड़ को उगा रहे हैं तो फिर काट क्यों रहे हैं सर, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ऑप्शन ए दिसंबर, ऑप्शन बी अप्रैल मई, ऑप्शन सी जनवरी और ऑप्शन जो डी है हमारा वो है नवंबर। तो बेर में प्रूनिंग या क्रंतन या काट छाट कब करेंगे? जवाब दीजिए। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है अप्रैल मई, बिल्कुल सही जवाब है। अप्रैल मई में हम क्या करते हैं? वृक्षों की कटाई करते हैं, काट छाट करते हैं। तो शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई कब करेंगे? शुष्क क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई हम करेंगे अप्रैल मई में। क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही हम कटाई छटाई करते हैं तो फिर उसके बाद में वहाँ से क्या होता है, नई शाखाओं की फुटान होती है। नई शाखाओं की फुटान होने से वहाँ पर फल फूल अधिक मात्रा में लगते हैं और उत्पादन भी हमें अधिक प्राप्त होता है। तो इसलिए हम काट छाट या कटाई छटाई करते हैं। और इसी का एक छोटा भाई या एक छोटी बहन होती है जिसको बोलते हैं हम संदाई। क्या बोलते हैं? संदाई। संदाई क्यों की जाती है? वृक्ष को एक सुनिश्चित आकार प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं? संदाई करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। अगला सवाल है हमारा,
सर्वाधिक वसा की मात्रा किसके दूध में होती है? ऑप्शन ए भदावरी भैंस, मैस नहीं भैंस होगी। ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी हरियाणा गाय और ऑप्शन डी साहिवाल गाय। बताइए जल्दी से, सर्वाधिक वसा की मात्रा किसके दूध में पाई जाएगी? मुर्रा का तो दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है, वसा इसकी मात्रा इसके दूध में नहीं होती। सबसे जो वसा होती है सबसे ज़्यादा वो होती है भदावरी भैंस के दूध में। जो भदावरी भैंस होती है, भदावरी भैंस के दूध में क्या होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में वसा पाई जाती है 13%। इसका उत्पत्ति स्थान पूछ ले तो उत्तर प्रदेश का भदावर क्षेत्र। जलेबी के आकार के सींग किसके होते हैं? मुर्रा गाय के होते हैं। हरियाणा गाय हरियाणा में पाई जाती है। और जो साहिवाल गाय होता है, साहिवाल गाय होती है, उसका दूध सबसे मीठा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके दूध में लैक्टोज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज दूध की शर्करा या दूध का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दूध का, गाय का दूध आपसे पूछ ले मीठा क्यों लगता है, या गाय का या भैंस का दूध, वो मीठा तब लगता है जब कच्चा पी के देखोगे आप, तब आपको हल्का मीठा लगेगा। अगर आप उसको गर्म करके पियोगे तो उसका लैक्टोज जल जाएगा और फिर आपको वो मीठा नहीं लगेगा। तो कच्चा दूध कभी पी के देखना, हल्का मीठा लगेगा, वो लैक्टोज के कारण लगता है। तो पूछ ले किसके कारण लगता है? लैक्टोज के कारण लगता है। लैक्टोज क्या होती है? लैक्टोज दूध की शर्करा होती है या दूध का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे आपके, ध्यान रखिए। अगला सवाल है हमारा, मुर्गी के शरीर का औसत तापमान होता है। मुर्गी के शरीर का औसत तापमान, ये मैंने जब बीएचयू का पेपर सॉल्व करवाया था तो उसमें भी ये सवाल था, उसमें भी पूछा गया था इस सवाल को। और मैंने बोला था कि बीएचयू में जो पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जेट में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए आप, सारे क्वेश्चन पेपर को की जो क्लास है वो अटेंड करिए। फ़ायदा, मेरा यकीन मानिए फ़ायदा होगा। आप जब आप पेपर दोगे तो आपके मन में खुशी होगी कि हाँ हमने पेपर सॉल्व किए इसलिए हमारे आज इतने क्वेश्चन सही हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए और थ्योरी भी पढ़िए। थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर टेस्ट सीरीज़ कहाँ से ज्वाइन करोगे, कहाँ से जवाब दोगे? तो थ्योरी भी पढ़ते रहिए। अब पूछा है, अब उसमें ऑप्शन क्या था, उसमें 105 से ही माना था। उसमें क्या माना था? 105 से ही माना था। तो एग्जिट जो आंसर होता है वो 105 ही होता है। लेकिन अब इसमें 105 नहीं है, तो 101 भी नहीं कर सकते, 102 भी नहीं कर सकते, 98 भी नहीं कर सकते, और 107 ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जवाब होगा 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर 105 और 107 दोनों ऑप्शन में दिए जाएं आपको, तब आपको राइट आंसर क्या करना है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, वो ऐसे ही जवाब देगा आपको, ऐसे ही जवाब देगा और उसमें से आपको सही जवाब को चूज़ करना होगा। तो अगर दोनों हो 107 और 105 तो 105 को आपको चूज़ करना है, 107 को नहीं करना है। अगर 105 नहीं है तो 107 को चूज़ करना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अगला सवाल है, देखिए क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? 1971 में, 52 में, 1949 में या 1965 में? बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? जल्दी से बताइए। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी जस्ट जुड़े हैं, उनको बता दूं कि जेट का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है सन 2004 का। तो न्यू स्टूडेंट है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कल जब वीडियो न्यू क्लास होगी और आपको पेपर सॉल्व करवाया जाएगा तो उस क्लास में आप ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब दे सकें, आ सकें और आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत सशक्त बना सकें। बताइए जल्दी से, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसने 1965 जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। 1965 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, गुजरात में है। और आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल में, और करनाल हरियाणा में है। और हरियाणा कहाँ पर है? हरियाणा भारत में है, और भारत एशिया में है। और एशिया कहाँ पर है? एशिया हमारे पृथ्वी का एक महाद्वीप है, और पृथ्वी क्या है? मिल्की वे का एक हिस्सा है। और मिल्की वे क्या है? मिल्की वे है एक हमारी पूरे ब्रह्मांड की एक आकाश गंगा। तो समझ गए होंगे आप, मैं बिल्कुल ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा ही क्लियर कर देता हूँ, तो इतने भी क्लियर नहीं करने चाहिए। चलो थोड़ा सा फन हो गया, आपको एक अच्छी जानकारी मिल गई। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय गो जाति प्रजनन फार्म स्थित है। केंद्रीय गो जाति प्रजनन फार्म स्थित है। ऑप्शन ए हिसार में, ऑप्शन बी करनाल में, ऑप्शन सी गंटूर में, और ऑप्शन डी सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ श्री गंगानगर। बताइए जल्दी से क्या होगा? केंद्रीय गो जाति प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? जिसने जवाब दिया है करनाल में, बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय गो जाति मतलब गायों का प्रजनन केंद्र पूछा है, तो जिसने करनाल जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। करनाल में क्या है? करनाल में है गाय अनुसंधान प्रजनन केंद्र, या गाय प्रजनन केंद्र, या गो जाति प्रजनन केंद्र। अगला सवाल है, ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या है? बताइए जल्दी से, ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी एनिमल स्टार्च,
ऑप्शन सी डेक्स्ट्रीन और ऑप्शन डी सुक्रोज। ये सवाल भी मैंने पूछा हुआ है आपसे, पहले पूछा हुआ है, पहले जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें पूछा हुआ है इस सवाल को। तो ग्लाइकोजन का जिसने ऑप्शन बी वाला जवाब दिया है एनिमल स्टार्च, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको एनिमल स्टार्च वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे और वहाँ आपको लिखा हुआ दे जंतु मंड, तो जंतु मंड भी बिल्कुल सही जवाब है। जो स्टार्च होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मंड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है खुरपका मुंहपका बीमारी। इस सवाल को मैं 3 या 4 बार पहले भी बता चुका हूँ आपको। अगर अब भी आप गलत जवाब दोगे फिर मुझे डिमोटिवेशन हो जाएगा, इसलिए इसका जवाब सही देना है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या बैक्टीरियोफेज। जीवाणु परजीवी, परजीवी प्रोटोजोआ होता है या वायरस या बैक्टीरियोफेज, जल्दी बताइए। जिसने वायरस जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो खुरपका मुंहपका होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, एओसी वायरस के द्वारा फैलता है। हमारे एशिया में ये एओसी वायरस के द्वारा फैलता है खुरपका मुंहपका बीमारी। इसमें जिसको हम क्या बोलते हैं, एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। अगला सवाल है दूध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पकड़ होती है। देखिए जब हम दूध का नमूना लेते हैं तो उसमें गाय का दूध है या भैंस का दूध है, इसकी पकड़ किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए आयोडीन के द्वारा, ऑप्शन बी हंसा परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी नाइट्रेट परीक्षण द्वारा और ऑप्शन डी वेत अनुपात विधि द्वारा। बताइए जल्दी से। आयोडीन परीक्षण, हंसा परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण या फिर वेत परीक्षण, बताइए जल्दी से। जिसने हंसा परीक्षण जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो हंसा परीक्षण होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, गाय और भैंस के दूध की पकड़ की जाती है। तो गाय और भैंस के दूध की पकड़ किससे करेंगे, हंसा परीक्षण के द्वारा करेंगे। अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जमुनापारी बकरी का मूल स्थान बताना है आपको। आगरा क्षेत्र, खंड क्षेत्र, तराई क्षेत्र या रुहेलखंड क्षेत्र, बताइए जल्दी से। आगरा क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, तराई क्षेत्र या रुहेलखंड क्षेत्र। जिसने आगरा क्षेत्र जवाब दिया है ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो जमुनापारी बकरी का मूल स्थान होता है वो कौन सा होता है, मूल स्थान माना जाता है उत्तर प्रदेश का आगरा क्षेत्र या इटावा क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का आगरा इटावा क्षेत्र क्या माना जाता है, जमुनापारी बकरी का मूल स्थान माना जाता है। अगर ये सवाल मैंने कल भी दिया था आपको, कल जानबूझकर इसीलिए पूछा था आपसे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। अगर इसका पूछ ले कि जमुनापारी बकरी का वैसे जो मूल स्थान है वो कौन सा है इंटरनेशनल लेवल पर, तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से इस नस्ल को भारत लाया गया और भारत में सबसे पहले इसको आगरा और एटा क्षेत्र में लाया गया था। ध्यान रखना, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, देखिए क्या है अगला सवाल। जैम जो होता है उसमें चीनी की सांद्रता होती है। जैम में चीनी की सांद्रता ऑप्शन ए 10 ब्रिक्स, ऑप्शन बी 40 ब्रिक्स, ऑप्शन सी 68 ब्रिक्स और ऑप्शन डी 90 ब्रिक्स। बताइए जल्दी से। जैम में चीनी की सांद्रता होगी 10 ब्रिक्स, 40 ब्रिक्स, 68 ब्रिक्स या 90 ब्रिक्स। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है 68 ब्रिक्स, बिल्कुल सही जवाब है। जैम में जो चीनी की सांद्रता होती है वो कितनी होती है, 68 ब्रिक्स। यानी अगर 1 किलोग्राम जैम है या 1000 ग्राम जैम है तो उसमें 680 ग्राम क्या होगी, चीनी होगी। ठीक है, 680 ग्राम चीनी होगी, तो 68 ब्रिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उससे पहले बता देता हूं आपको जेट में कितने सवाल आते हैं। जेट में एग्रीकल्चर सेगमेंट में और तीनों ही सेगमेंट में 40 सवाल पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी में आते हैं एग्रीकल्चर के 50 सवाल आते हैं, सॉरी बीएचयू में एग्रीकल्चर के 50 सवाल आते हैं और बाकी केमिस्ट्री के 25 और 25 आते हैं उसके रीजनिंग मैथ के। ठीक है, तो इस प्रकार से आएंगे। मेथड हो सकता है कि फॉर्मेट चेंज भी कर दिया हो, लेकिन पुराना फॉर्मेट यही था, हो सकता हो अब चेंज कर दिया हो। तो उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जेट में 40 आते हैं, मैंने 39 करवा दिए हैं, 40वां भी अभी करवा देता हूं आपको। तो अगर न्यू स्टूडेंट है तो बता दूं कि जेट का पेपर सोल्व करवाया है मैंने अभी। अगर आपने क्लास में लेट आए हो तो जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में आप इसको वापस से पूरा पेपर देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पर सेव हो जाएगा वीडियो। और दूसरी बात यह है कि अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपका जो दोस्त है, आपकी जो सहेली है, उनको शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके।
और जो जेट ICR BHU के स्टूडेंट उन सबके लिए ही एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मदद करेंगे आपकी, क्योंकि घूम घूम कर यही सवाल बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और न्यू स्टूडेंट है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब कुछ देर बाद में BHU का पेपर होगा, 6:30 बजे BHU का पेपर होगा। उसकी जो टाइम टेबल की जो सारणी है वो भी मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर बाद में, इसी में लास्ट में आपको शो हो जाएगी। तो ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा, फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्य रूप से सम्मिलित करना चाहिए? फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्य रूप से सम्मिलित करना चाहिए? ऑप्शन ए दलहनी फसलों को, ऑप्शन बी अदलहनी फसलों को, ऑप्शन बी दलहनी फसलों को, ऑप्शन सी नकदी फसलों को और ऑप्शन डी रोकड़ फसलों को। तो बताइए जल्दी से, फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्य रूप से सम्मिलित करते हैं? दलहनी, अदलहनी, नकदी या रोकड़? जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है दलहनी फसलें, बिल्कुल सही जवाब है। दलहनी फसलों को हम क्या करते हैं, दलहनी फसलों को फसल चक्र में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, कम समय में तैयार हो जाती है। कम समय में तैयार होने के साथ साथ क्या करती है, कम समय में तैयार होने के साथ साथ ये पौधों को नाइट्रोजन भी मिट्टी को नाइट्रोजन भी उपलब्ध करवाती है, नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाती है। तो ये आपका सन 2004 का जेट का एग्रीकल्चर का पेपर था। ये आपकी क्लास ख़त्म यहीं होती है। प्लीज़ क्लास ख़त्म होने के बाद में ज़रूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आप कमेंट किए बिना चले जाते हो, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको कमेंट करके बताना होगा क्लास कैसी लगी। आगे अब क्लास लगाएं या नहीं लगाएं, टाइम कैसा है, आपको हमारा इंटरफेस कैसा लगता है, ये नीले वर्ड्स और ये वाइट बोर्ड सही है या बोर्ड को ब्लैक करें, वर्ड्स को ब्लू करें। आप किसी भी प्रकार का जो सुझाव देना चाहते हैं वो हमें दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपका जो सपोर्ट है वो बनाए रखना। और प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। कल या परसों हमारा जो चैनल है बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि हासिल करने वाला है, तो ये सब आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, आपकी मेहनत है, और जल्दी ही आपका भी सब सिलेक्शन होगा जहां आप चाहते हो। तो अभी के लिए इतना ही, अभी वापस से क्लास होगी, तब तक के लिए आपका जो भी काम है वो कर लीजिए तुरंत। फिर BHU की क्लास होगी, और BHU की जो क्लास है उसका जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में BHU की क्लास का लिंक मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक पे ओके करना है। जैसे ही लिंक पे ओके करोगे, ओके करते ही वो क्लास खुल जाएगी। वहाँ पर साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट रिमाइंडर। उस सेट रिमाइंडर पे जैसे ही ओके करोगे तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जेट के हो, ICR के हो, BHU के हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, आपको क्लासेस सारी अटेंड करनी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो ठीक है, तब तक के लिए रेस्ट कर लीजिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। 6:30 बजे मिलेंगे, ध्यान रखना 6:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।